प्रिय दर्शकों, देखते देखते हम 12वां एपिसोड प्रसारित कर रहे हैं और ये रब ताला की मेहरबानी और आपका प्रतिसाद है जिसके चलते हमारे लिए ये मुमकिन हो पा रहा है। तो एक मरतबा फिर आप सभी का स्वागत और उम्मीद करते हैं कि आप कायदे की और प्राथमिक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम थोड़ी ही देर में आपसे फिर रुजू होंगे। पिछले करीब 11 एपिसोड्स में मैरिज, मेंटेनेंस, डिवोर्स और कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, ये टॉपिक्स को हमने कवर किया था। और मैं समझता हूँ कि फैमिली लॉज को लेकर के जो यूँ कह लीजिए कि आवश्यक टॉपिक्स हैं उनको इन पिछले 11 एपिसोड्स में हमने कवर किया है। कुछ 2 एपिसोड ऐसे भी रहे हैं जिनमें हमने आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो इससे पहले कि एपिसोड हम शुरू करें, शुरुआत में ही क्यों ना आपसे इस बात की गुजारिश करें कि एपिसोड को न सिर्फ आप देखें बल्कि देखने के बाद में कमेंट करना न भूलें। और अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आइंदा जब कभी हम अपना एपिसोड रिकॉर्ड कराएंगे तो आपके पूछे हुए सवालात का यूँ कह लीजिए कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। फैमिली लॉ से आगे बढ़ कर के अब हमारे एपिसोड्स लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी के उपलक्ष्य में होंगे। तो आज विल या मृत्यु पत्र के बारे में कायदे में जो प्राथमिक जानकारी है, कायदे में तो विस्तृत जानकारी है, लेकिन कायदे के अंदर में जो जानकारी है प्राथमिक रूप से हम आपको देना चाहेंगे। विल के बारे में ये जान रखिए कि कभी कभी आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी चल और अचल, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में वो खुद ही कोई स्कीम ऑफ सक्सेशन तैयार करके इस दुनिया से रुखसत हो जाए। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के कायदे हैं। एक तो इंटरस्टेट सक्सेशन कहलाता है, जहाँ मरने वाला अपने पीछे कोई मृत्यु पत्र नहीं छोड़ जाता। ऐसे में तो जो इंटरस्टेट सक्सेशन का कायदा है, मृत्यु पत्र बिना विरासत वाला जो कायदा है, वो उसके तहत उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिसों के अंदर में तकसीम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपनी हयात में ही कोई मृत्यु पत्र कर दिया है, कोई विल बना दिया है, तब तो इंटरस्टेट सक्सेशन का कायदा लागू नहीं होगा। उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन उसके विल के अनुसार होगा। तो इस बात को जान लें दर्शकों, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि इंटरस्टेट सक्सेशन इज़ अ सक्सेशन विदाउट विल, where the person deceased has not left any will. Laws of succession do apply, and the persons who are named under those laws, the persons who are identified and described under those laws, they take the property. लेकिन अगर समझ लीजिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अपनी हयात में ही कोई ऐसा अरेंजमेंट कर देना है, कोई ऐसी स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना देना है जो मेरी मनपसंद है, तो कायदा मुझे इस बात की इजाज़त देता है। तो आज हम बात करेंगे मृत्यु पत्र की या विल की। विल अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मरने वाले की हयात में एक डेड लेटर जैसा होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि विल इज़ अ डेड लेटर इन द लाइफ टाइम ऑफ इट्स मेकर। विल बनाने वाले की हयात में उसका मृत्यु पत्र जो है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं लेता, वो बिल्कुल इनफेक्टिव होता है। आप जानते हैं इस बात को कि मृत्यु पत्र पर जो अमल दरामद होता है, मृत्यु पत्र का जो इफ़ेक्ट होता है, वो मृत्यु पत्र करने वाले के देहांत पर होता है। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में मृत्यु पत्र कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी से मेरा अधिकार समाप्त हो गया। मृत्यु पत्र करने के बाद में भी मेरी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार बना रहेगा। मैं अगर चाहूँ तो मृत्यु पत्र के चलते भी जो प्रॉपर्टी मृत्यु पत्र का विषय है वही प्रॉपर्टी मैं किसी दूसरे आदमी को बेच दूं, वो प्रॉपर्टी मैं किसी को बख्शिश पत्र के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दूं, ये मेरा अधिकार है। मृत्यु पत्र करने से मेरा माल की हक जो है मेरी प्रॉपर्टी से ख़त्म नहीं हो जाता, वो बना रहता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि विल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डेड लेटर इन द लाइफ टाइम ऑफ इट्स मेकर। एक विल बनाने के बाद में मेरा अधिकार है, कल को अगर मैं विल को रिवोक करना चाहूँ, कैंसिल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि एक मरतबा मैंने विल बना दिया तो आयुष्य भर, मेरे जीवन भर
मैं इस विल के अंदर में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, ये मेरी ज़ात पर निर्भर है। इट डिपेंड्स ऑन माई ओन पर्सन इफ़ आई वॉन्ट टू कीप दिस विल अलाइव और वेदर आई वॉन्ट टू रिवोक इट और कैंसल इट। तो कायदे में जहाँ विल बनाने का प्रावधान है वहीं पर विल को रिवोक करने की भी बात कही गई है। एक आदमी चाहे अपनी प्रॉपर्टी को विल के माध्यम से किसी को दे दे, अगर आदमी चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को उस आदमी को विल करने के बाद में विल को जो है रिवोक कर दे। सो दिस इज़ जस्ट पॉसिबल। फिर उसके बाद में इस बात का भी ध्यान रखिए कि आज की तारीख में मैंने एक मृत्यु पत्र बना दिया और उसमें मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने शामिल भी कर दिया, लेकिन मेरे मृत्यु होने से पहले पहले अपनी इन प्रॉपर्टीज़ में से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बेच दी। मेरी प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर प्रकार की थी, समझ लीजिए सोने का एक हार था, और वो सोने के हार को मैंने विल के माध्यम से अपने किसी बेटी को या बेटे को दे दिया, लेकिन फिर मैंने अपनी हयात में ही उस सोने के हार को बदल करके उसका कंगन बना दिया। तो विल में तो दिया गया था हार, लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरी संपत्ति में वो हार कहीं पाया नहीं गया और वो हार की जगह पर एक कंगन मिलता है। तो अगर समझ लीजिए प्रॉपर्टी जो विल के माध्यम से दी गई थी वो एक प्रकार की थी और उसका स्वरूप मरने वाले ने अपनी हयात में ही बदल दिया था, he has converted the property into a property of some other description, तब भी जो है विल के माध्यम से दी गई वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी जिसको दी गई थी। हमारे यहाँ रिवोकेशन ऑफ विल की जो प्रोविजन इंडियन सक्सेशन एक्ट में की गई है उसको भी हमको ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि रिवोकेशन के प्रोविजन के अंदर में उन सारी सूरतों का बयान है जिनके चलते आपने जो विल किया है वो विल रिवोक हो जाएगा, वो विल कैंसिल हो जाएगा, वो विल इफेक्ट नहीं ले पाएगा। फिर इसी के साथ में ये भी ध्यान रखिए कि विल के ऊपर ये आवश्यक होता है कि विल बनाने वाला अपनी सिग्नेचर करे। कभी कोई आदमी निरक्षर भी होगा तो उसके लिए कायदे में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर वो निरक्षर है तो फिर अपनी सिग्नेचर न करते हुए अपना अंगूठा लगा दे। कायदे में तो यहाँ तक भी प्रोविजन किया गया है कि अगर टेस्टेटर विल करने वाला खुद अगर सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन नहीं करता है तो वो अपनी तरफ से किसी तीसरी व्यक्ति को भी इस बात का अधिकार दे सकता है कि वो उसके विल को उसके बिहाफ पर एग्जीक्यूट करे। एक तीसरा आदमी टेस्टेटर की विल को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये प्रश्न कभी कभी निर्माण होता है। अ पर्सन हु इज साइनिंग द विल फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द टेस्टेटर, वो मृत्यु पत्र करने वाली व्यक्ति नहीं है, वो तीसरी व्यक्ति है। ऐसे शख्स से सिर्फ ये चाहा जा रहा है कि वो विल पर अपनी सिग्नेचर नहीं करे। ये आपका विल नहीं है, ये तो उस आदमी का विल है जिसकी संपत्ति इस मृत्यु पत्र के माध्यम से तकसीम हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि जहाँ टेस्टेटर ने अपनी सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन करना था आप वहाँ पर सिर्फ टेस्टेटर का नाम लिख। सो दिस टू विल बी अ वैलिड एग्जीक्यूशन ऑफ द विल although it is not executed by the testator but by a person under his direction and upon his instance। तो इस बात का ध्यान रखिए और ख़ासकर हमारे कायदे के जो विद्यार्थी हैं वो भी और हमारे नवोदित वकील भी इस बात का ध्यान रखें कि टेस्टेटर कैन एम्पावर, टेस्टेटर कैन आस्क रादर, इंस्टेड ऑफ एम्पावर मैं आस्क कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि टेस्टेटर अगर किसी व्यक्ति को कहता है कि मेरे मृत्यु पत्र को आप मेरे बिहाफ पर एग्जीक्यूट कर दीजिए तो ये भी एक वैलिड मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ विल है। फिर इसी प्रकार से ये भी आवश्यक होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ विल के साथ में अटेस्टेशन भी हो। दो गवाहों ने इस विल पर गवाह की हैसियत से अपना अपना हस्ताक्षर करना है और अटेस्टेशन ऑफ विल, मृत्यु पत्र का साक्ष्यांकन, इसके भी अपने रिक्वायरमेंट्स हैं और ये रिक्वायरमेंट्स भी अपने आप में कंप्लाई विद करना कायदे के हिसाब से आवश्यक है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि साक्ष्यदार ने, अटेस्टिंग विटनेस ने अपने सामने टेस्टेटर को विल एग्जीक्यूट करते हुए देखा हो। कहने का मतलब ये कि अगर मृत्यु पत्र बनाने वाले ने अपना अंगूठा लगाया है या अपनी दस्तखत की है या किसी और आदमी ने उसके बिहाफ पर विल को एग्जीक्यूट किया है तो साक्षीदार ने अपनी आंखों से इस चीज़ को होते हुए देखना है और फिर ही उसके बाद में उसने विल पर साक्षीदार की हैसियत से अपनी दस्तखत करनी है। फिर यह भी ज़रूरी है कि साक्षीदार विल पर अटेस्टिंग विटनेस की हैसियत से सही करते समय
टेस्टेटर की मौजूदगी में, टेस्टेटर की उपस्थिति में ऐसा करे। अटेस्टिंग विटनेस इज रिक्वायर्ड टू साइन द विल इन प्रेजेंस ऑफ टेस्टेटर। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों अटेस्टिंग विटनेस एक ही समय पर मृत्यु पत्र का साक्ष्यांकन करें। एक अटेस्टिंग विटनेस एक वक्त में अपनी सिग्नेचर कर दे और दूसरा अटेस्टिंग विटनेस दूसरे वक्त में अपनी अटेस्टेशन कर दे, अपनी सही कर दे, तब भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी आप पूछेंगे कि थोड़ी देर पहले तो आपने ये कहा था कि दोनों ने टेस्टेटर की मौजूदगी में विल पर अपना हस्ताक्षर करना है। टेस्टेटर की उपस्थिति आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि टेस्टेटर ने उनके सामने विल का एग्जीक्यूशन किया हो। लेकिन कभी ऐसे भी होगा, आप देखिए, कि टेस्टेटर विल के ऊपर अपने सिग्नेचर पहले ही कर चुका होगा और बाद में वो किसी को विनंती करे कि भैया आप मेरे विल के ऊपर अटेस्टिंग विटनेस की हैसियत से सिग्नेचर कर दें। आप ये कहेंगे मैंने तो आपको देखा नहीं इस विल के ऊपर अपना सिग्नेचर करते हुए, तो मैं कैसे कबूल कर लूं कि आप ही ने इस विल के ऊपर सिग्नेचर की है। ऐसे में प्रोविजन किया गया है पर्सनल एक्नॉलेजमेंट का। अ टेस्टेटर आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटेड अ विल can request a person to be an attesting witness while admitting that the signature appearing on the will happens to be his own signature. हमारे यहाँ इसे personal acknowledgement कहते हैं। A person who has received personal acknowledgement of the testator's signature, एक ऐसा व्यक्ति जिसे टेस्टेटर ने इस बात का समाधान दिया है, इस बात का भरोसा दिया है कि मैंने खुद ही इसके ऊपर अपनी सिग्नेचर कर दी है, ये पर्सनल एक्नॉलेजमेंट की प्राप्ति के बाद में अटेस्टिंग विटनेस उस पर अटेस्टिंग विटनेस की हैसियत से सही कर सकता है। तो ये अटेस्टेशन के जो प्रोविजन है थोड़े से समझने जैसे हैं। कहीं हमारी कायदे की जानकारी के न होने के नतीजे में अटेस्टेशन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में हम लोग कम न पड़ जाएं। लिहाजा इस बात का ध्यान रखिए। मैं एक मरतबा फिर दोहराता चलूँ, एवरी अटेस्टिंग विटनेस मस्ट हैव सीन द टेस्टेटर executing the will in the manner prescribed under the act। एक दूसरा यह है कि each of attesting witness shall sign the will in presence of testator। However, it is not necessary कि both the attesting witness should sign the will simultaneously। आखिर में एक बात फिर दोहराना चाहूँगा कि attesting witness की signature in presence of testator आवश्यक है। अटेस्टिंग विटनेस ने यह भी देखना चाहिए कि टेस्टेटर ने अपने विल को, मृत्युपत्र बनाने वाले ने अपने विल को स्वयं साक्ष्यांकित किया है, एक उस पर अपनी स्वाक्षरित किया है, और साथ में ये कि अगर स्वाक्षरित नहीं किया है तो अपना थंब इम्प्रेशन लगाया है। और अगर समझ लीजिए स्वाक्षरी पहले हो गई, थंब इम्प्रेशन पहले हो गया, तब तो अटेस्टिंग विटनेस ने इस बात पर इंसिस्ट करना चाहिए कि टेस्टेटर उसकी मौजूदगी में इस बात को कबूल करे कि ये सिग्नेचर उसी की है, ये थंब इम्प्रेशन उसी का है। अटेस्टेशन के सिलसिले में थोड़े से सतर्क रहिए, बल्कि सावधानी बरतिए। कहीं ऐसा न हो कि इम्प्रॉपर अटेस्टेशन के नतीजे में आपके विल को कोर्ट कबूल नहीं करे। इस सिलसिले में अगर समझ लीजिए कोई बात संदिग्ध रह गई है तो अपने प्रश्न के माध्यम से हमें ज़रूर पूछें। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।